2030 का भारत। इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत से चेहरे लगातार अभी तक जुड़ते हुए आए हैं और हम बात करते हैं सतत विकास लक्ष्यों की। और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं गुलाम अली खातना जी, राज्यसभा सांसद जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर से हैं तो कश्मीर का नाम सुनते ही कुछ लाइनें मुझे याद आती हैं और मैं ढूंढ भी रही थी कुछ लाइनें। तो एक जगह लिखा था कि कश्मीर सिर्फ माटी का टुकड़ा नहीं, कश्मीर सिर्फ माटी का टुकड़ा नहीं, कश्मीर हिंद देश का सरताज है। जो भी रखेगा नापाक नजर, जो भी रखेगा नापाक नजर कश्मीर की धरा पर, समझो उसकी मौत का आगाज है। मतलब कश्मीर का नाम सुनते ही या तो देशभक्ति आ जाती है या तो सुंदरता का एक प्रतीक जो है वो सामने नजर आता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर हम बात कर रहे हैं, सतत विकास लक्ष्यों पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि 2030 तक आप भारत देश को कहां पर देखेंगे? क्या सिचुएशन रहेगी भारत देश की इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी, हंगर एंड एजुकेशन? देखिए, देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी जो है जी, वो देश की रहनुमाई कर रहे हैं और देश में और विदेश में भारत का सिर ऊंचा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी का विजन है हर सेक्शंस के लिए। आपने तो खास तौर पे एजुकेशन के लिए कहा, पॉवर्टी के लिए कहा, डेवलपमेंट की बात करी। नरेंद्र मोदी जी ये नहीं चाहते हैं कि हमारा जो एजुकेशन से शुरू करते हैं कि जो हमारा बच्चा है वो सिर्फ ट्रेडिशनल पढ़ाई पढ़े, उसने एमए कर लिया, बाद में वो बेरोजगार हो गया। मतलब एजुकेशन और उसका जो खानदानी काम है जी, उसको भी साथ साथ सीखे। जो ट्रेडिशनली उसका काम है, जो उसकी विरासत है, जो उसकी संस्कृति से जुड़ा है, जो उसकी तहजीब से जुड़ा है, जो सदियों से उसमें उसको महारत हासिल, उसमें भी वो पढ़े, उसमें भी वो महारत हासिल करे और उसके साथ साथ लैंग्वेजेस पे कमांड हो, मैथमेटिक्स पे भी कमांड हो और साइंस पे भी कमांड हो। मतलब वो दुनिया का मॉडर्न प्रोडक्ट भी हो और रूट से जुड़ा हुआ भी। ये एजुकेशन है। जहां तक पॉवर्टी की बात है, आखिरी अंत्योदय गरीब आदमी किसी भी सेक्शन का है, भारत का जो नागरिक है उसकी इज्जत के लिए, उसकी डिग्निटी के लिए वो लास्ट आदमी है। उसके लिए वेलफेयर प्रोग्राम बनाने हैं, उसके लिए कुछ भी बनाना है। देश के वजीर आजम का विजन रहता है। उसके साथ साथ जो हमारा कैपिटलिस्ट है उसको भी बराबर करके मतलब देश को आगे ले जाना है। मसल मैं आपको उदाहरण के तौर पर दूंगा कि गरीब जो है उसके लिए जो स्कीम बनाई जाएगी वो उसका वेलफेयर करेगी, वो स्किल वाला होगा, उसको वेलफेयर के साथ साथ डिग्निटी होगी, उसके लिए रेडी फड़ी हो, छोटा कोई भी कारोबार हो। आपने देखा होगा कहीं यहाँ थोड़ा सा लोन लेने के लिए बैंक्स में जाना होता और वहां विटनेस चाहिए थी, जमीन के कागजात चाहिए थे। देश के वजीर आजम ने मुद्रा स्कीम लाई, बोला मैं पहले उनकी गवाही मैं दूंगा। मतलब उनकी गवाही मैं दूंगा। वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी तारीफ करते नजर आ रहे हैं सर। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर यहाँ पर आप तारीफ कर रहे हैं बात कर रहा हूँ, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं जो असल में वो करते हैं वो बात कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल मान लिया कि असल में जो करते हैं वही आप बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि आप वहां पर हैं और वहां के लोगों से आपकी बातचीत रहती होगी, लोकलाइट लोगों को आप बेहतरीन तरीके से जानते होंगे, तो वहां के लोगों का रुख क्या है? क्योंकि 370 हटने के बाद कहा जा रहा है कि बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ चुकी है, बेरोजगार लोग और ज्यादा बढ़ चुके हैं, माइग्रेशन भी लोग करने लगे हैं ज्यादा।
माइग्रेट बहुत से लोग कर रहे हैं क्योंकि वहां पर उनकी नीड्स जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। तो जब लोग ही सेटिस्फाई नहीं है तो फिर हम कैसे मान के चले कि काम अच्छा हो रहा है? देखिए, मैं आपको, ये आपका पता नहीं कहाँ से आपके फीडबैक है जी। मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर में जो पहले सरकारें रही हैं उन्होंने इतनी रिक्रूटमेंट करी थी। हमारी करीब 1.25 करोड़ के करीब आबादी है। 1.4 जो पुराना सेंसस है, अभी 1.40 करोड़ के करीब बताई जाती है अंदाजे से, अभी सेंसस हुआ नहीं है। लेकिन अगर हम हमारे मुलाजमों की तादाद देखेंगे जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, अगर आप बिहार से कंपैरिजन करेंगे, कहाँ बिहार का पॉपुलेशन तो कहाँ, मतलब हमारे एम्प्लॉइज उतने रिक्रूट कर रहे थे और अढ़ाक पे ज्यादा था। मतलब एम्प्लॉय से क्या हुआ कि उससे काम लिया, घर में सब काम करवाया, बाद में उसको पीएचडी में या कहीं पीडीडी डिपार्टमेंट में या कहीं अढ़ाक पे लगा दिया, उसकी 40 साल 50 साल उम्र हो जाएगी। ये हमारा विजन नहीं है। हम चाहते हैं कि उसको कोई भी स्किल हो, एजुकेशन हो, वो एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू ओरिएंटेड हो और काम करे वो। और मुझे नहीं लगता है कि 370 के बाद एब्रोगेशन के बाद, उससे पहले कैलेंडर लगते थे। हाँ, अमन नहीं था, वहाँ स्टोनिंग होती थी, वहाँ मतलब देश के फला दिन को हड़ताल रहेगी। आज दिन चले गए हैं, आज वहाँ लोग अपने काम के लिए जाते हैं। जिसका जो खेत में काम करता है, जो एक फसल लगा रहा था वो 2 लगाना शुरू हो गया है, जिसका एक दुकान था वो 2 बना रहा है। मतलब लोगों में दिमागी तौर पे जहनी ठहराव है, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है कुल मिलाकर। अगर जहनी ठहराव नहीं होगा तो आप संपत्ति नहीं खर्चेंगे, आप अपना बिजनेस पे, उद्योग पे, छोटे पे पैसा नहीं लगाएंगे। लेकिन जिसका एक होटल था वो दूसरा बना रहा है। और खेत वाला वहाँ कम से कम 10 फसलों को तो जीआई टैग दिया है। यूनिकनेस एक टैग होता है कि उसमें वो यूनिक फसल है। तो मेरा कहने का मतलब, फर्स्ट टाइम मैंने कश्मीर में सरसों की फसल देखी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि लोग, अपने बच्चे स्कूल में जाते हैं, पत्थर नहीं मारने जाते हैं, बच्चे खेल कूद के लिए प्लेग्राउंड में जाते हैं, कंपटीशन में जा रहे हैं, इस तरह का माहौल है। और ऐसा कोई भी निजाम नहीं है। हाँ, प्राइवेट तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है, वहाँ रेलवे के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं। बिल्कुल सही। देखिए, अब चुनावी बिगुल तो बच चुका है, अब आगे देखते हैं जम्मू कश्मीर में क्या होता है। जी दामिनी। सर, शिक्षा की बात मैं आपसे करना चाहूंगी क्योंकि जम्मू कश्मीर हमेशा से ही, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जम्मू कश्मीर में और हमेशा से ही समस्याओं से घिरा रहा है। जम्मू कश्मीर में कई ऐसे दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर लोगों को बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाती, कई ऐसे स्कूल्स हैं, तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या स्थिति है जम्मू कश्मीर की शिक्षा में और 2030 तक आप शिक्षा को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, एजुकेशन पे ज्यादातर जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाका है जी। मतलब वहाँ पर्वत है, पहाड़ है, और पहाड़ में कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, पहला अगर रोड होगा तो स्टाफ भी जाएगा। और सरकार की ये कोशिश है कि हर स्कूल का प्लेग्राउंड हो, हर स्कूल का मतलब प्रॉपर उनका जितना बच्चों का तादाद है उतना उसका वो हो, उनका रूम साइजेस बढ़े, उनके लिए सैनिटेशन हो, उनकी लेटेस्ट जो मॉडर्न जरूरतें हैं, आपका कंप्यूटर लैब्स है, मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब्स हैं, इस तरह करके। बट मिनिमम अभी हमने कोशिश करी है, हम अक्सर एजुकेशन वालों से मिलते रहते हैं, हमने ये कहा कि एटलीस्ट बच्चों के लिए वहाँ प्रॉपर वो इंतजाम होना चाहिए, मतलब वॉशरूम्स होने चाहिए बच्चियों के लिए, लेडीज गर्ल्स के लिए अलग से और बॉयज के लिए अलग से। और दूसरा, वहाँ प्लेग्राउंड, कम से कम एक प्लेग्राउंड हो जिसमें बच्चे खेलें। अब क्या है कि पहाड़ी इलाके में प्लेन जगह कम मिलती है, कई बार स्कूल ही नहीं मिलता, मटेरियल लेना मुश्किल होता है। लेकिन सरकार की ये कोशिश है
डिफरेंट स्कीम्स के माध्यम से कि वहाँ स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, वहाँ स्टूडेंट और टीचर की रेशो बराबर की जाए। और सबसे बड़ी बात इस अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने करा है कि वहाँ टीचर नहीं जाते थे कई हफ्तों तक, अब वहाँ अटेंडेंस जो है वो उनका फिंगर से वो प्रॉपर करा है, ताकि वो स्कूल कब जा रहा है, स्कूल आ रहा है, स्कूल छोड़ के कब जा रहा है, अटेंडेंस को लेके काम किया गया। लेकिन एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, करीब 4400 गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वो शट डाउन हो चुके हैं क्योंकि स्टूडेंट्स का पुअर एनरोलमेंट था। तो टीचर्स तो ठीक है, आप टीचर्स को प्रेशराइज भी कर सकते हैं, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस भी ला सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स स्कूल तक पहुंचे, इसके लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि दूर दराज के ऐसे इलाके हैं जहां पर बच्चे नहीं पहुंच पाते, और खासतौर पर सरकारी स्कूलों की बात कर रही हूँ मैं। नहीं, ऐसा सरकारी स्कूल का एक ज्यादातर जो लोग हैं वो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जा रहे हैं। जैसे ऑफिसर्स लोग हैं, अगर छोटा आज वहाँ कांस्टेबल है उसका भी तनख्वाह अच्छा है, छोटा जो टीचर है उसका भी पे अच्छा है, तो वो चाहेगा कि मेरा बच्चा जो है मैं किराए पे कमरा लेके प्राइवेट स्कूल के बाहर मैं अपना बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊं। अभी सरकार की पॉलिसी चल रहा है, अगर आपने 2-4-5 दिन पहले अभी इलेक्शन शुरू होने से पहले एक सरकार उसकी कंसल्ट कर रही थी एक्सपर्ट्स को कि जो सरकारी मुलाजिम है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे। अब जब बच्चे जो हैं, अब क्या होता है कि देखो देखी एक ने डाला, दूसरे के पास नहीं भी पैसे हैं तो वो भी उधार लेके अपनी जो कमाई है, मजदूरी का है, कोई बिजनेस करता है, कोई माल मवेशी पालता है, कोई फसल का है, जो भी उसको इनकम होता है उसको करके उसकी कोशिश रहती है कि मेरा बच्चा पढ़ जाएगा। क्योंकि लोगों को एक जम्मू कश्मीर में एक डिपेंडेंट रखा था कि नौकरी के बिना, मतलब चपरासी का नौकरी है, एक साइड करोड़पति बिजनेसमैन है तो उसको लोग रिश्ता दे देते थे, अरे चपरासी ठीक है, ये कम से कम पका तो है ना, तो उसको शादी हो जाता। लेकिन अगर कोई उद्योगपति है एक साइड, पूरे भारत देश की यही हालात है सर, सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं पूरे भारत देश के यही हालात है। तो मतलब कहा जाता है कि सरकारी नौकरी है तो काम नहीं करना पड़ता है, इसलिए सरकारी नौकरी चाहिए होती है लोगों को। ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स को डिग्रेड किया जा रहा है एक तरीके से। और जम्मू कश्मीर में एक और बात बताऊं, वहाँ लैंड रिफॉर्म, सो कॉल्ड लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, सो कॉल्ड। उसमें क्या है कि हर आदमी के पास, वहाँ बीघा में नहीं होता, कनाल में होता है, तो हर आदमी के पास कुछ ना कुछ जमीन होती है, भले वो पहाड़ी हो, उसमें वो बाजरा मक्का बोएगा और थोड़ी सी जमीन होगी, माल मवेशी होगा, एक मुलाजिम होगा, तो उनका बेहतरीन वो घर बनाएगा। और ज्यादातर उनको शौक होता है कि अच्छा घर बनाने का। और कश्मीर में आप गए भी होंगे, जम्मू कश्मीर में तो इस तरह का रहता है लोगों में। लेकिन तो बच्चों को पढ़ाने के लिए वो कुछ भी उधार भी ले लेते हैं, बच्चों की पढ़ाई की तरफ थोड़ा ध्यान रहता है जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल। यहाँ पर देखिए 2030 के लक्ष्यों की बात कर रहे हैं तो मैं एक चीज जानना चाहूंगी। देखिए राजनीतिक पार्टियां जो हैं और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है लगातार प्रयास कर रही है और आगे भी और प्रयास करेगी, ये चीज गवर्नमेंट भी कहती है और लोगों के बीच में भी ये बातें आती हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल, एक भारत के नागरिक होने के नाते हर एक नागरिक का क्या कर्तव्य बनता है, किस तरीके से वो 2030 के लक्ष्यों को लेकर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। मतलब एक भी इंडिविजुअल अगर जागरूक हो जाए और एक के जरिए अगर 10 रोज जागरूक हो रहे हैं तो उस तरीके से लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी होगी। तो ऐसे क्या कदम हो सकते हैं जिनकी वजह से जो लक्ष्यों को प्राप्ति जो है वो जल्द हो जाए? देखिए, लोगों ने, भारत के लोग वाइज है, उन्होंने देश के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी को मौका दिया है तीसरी बार, और विकसित भारत बनाने का सोच रख के दिया है। बेसिकली हमें इन चीजों से बाहर आना। मैं बीच में थोड़ा सा रुकूंगी आपको और एक चीज का जवाब इसके साथ और दे दीजिएगा मुझे कि 2030 की जगह 2047 की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं विकसित भारत की, ऐसा क्यों? देखिए, वो तो 2047 की ही बात कर रहे हैं, लेकिन अब आपने 30 का आज टॉपिक शुरू करा है, हमने नहीं शुरू किया। आपके मन में जो 30 कहेंगे तो मैं 30 के भी बात कर रहा हूँ और 47 पे भी बात कर रहा हूँ।
मेरा कहने का मकसद ये है कि हम अपने जहन में ये जरूर रखें कि जो हम में टैलेंट है, देश के प्रधानमंत्री आप बोलते हैं, मैं वजीर आजम बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ये दिमाग में सोचते हैं कि हमारा जो बच्चा है, जो स्टूडेंट्स है, जिसको देश को आगे लेके जाना है, उसके दिमाग, उसका जो टैलेंट है, नेचुरल टैलेंट, वो उसकी तरफ ध्यान दे, तो उसका जो एक्शन और जो सोच है वो दोनों एक दिशा में चलेंगे और उसको एंथुसियाज्म होगा और वो बोर नहीं होगा और वो थकेगा भी नहीं। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर मेरे को आर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, जब मैं वाइस वर्सा, जब मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरे को आर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरे को आर्ट्स, अब गाँव में कोई पड़ोसी पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लेता हूँ, उसने जर्नलिज्म में करा, मैं जर्नलिज्म करता हूँ, उसने लॉजिस्टिक में करा, मैं वो कर लेता हूँ, वो इंजीनियर बन गया, मैं इंजीनियर बनता हूँ। लेकिन नहीं, इसके साथ साथ हमें अपने आप को अकाउंटेबल बनाना चाहिए कि मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपना घर बनाने के लिए तो कर रहा हूँ, लेकिन इज्तिमाई तौर पे, कॉमन तौर पे मैं देश के लिए क्या कर रहा हूँ, मेरा कितना समय देश के लिए लगता है। ये सोच, इस तरह की अगर सोच पैदा हो जाए, हम सेल्फ रिलायंट हो जाए। हम देखिए, जब मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी बात है, हमारा मजाक उड़ाया गया कि ये आप जनधन योजना में इतने अकाउंट खोल रहे हैं, मतलब आधी वादी, मतलब 48-50 करोड़ अकाउंट खोलेंगे, इतने अकाउंट खोल के आप क्या करोगे, वो मजाक समझते थे। लेकिन आज जब आप रेडी फड़ी पे आप क्लिक करते हैं, आप 15 रुपए की चीज खरीदते हैं और मजदूर भी खरीदता है और अच्छा पढ़ा लिखा भी खरीदता है जी। और कभी किसी ने सोचा था कि हमारा इंटरनेट जो है इतना सस्ता होगा? हमें वो 1 GB मिलता था, वो घूमता रहता था। कभी किसी ने सोचा कि कोरोना में हमारे बच्चे कितने अनपढ़ रह जाते? देखो, क्रिटिसाइज करना सरकार को बड़ा आसान है, बट डिलीवर करना थोड़ा मुश्किल है। अब क्या है कि अब हम 2G 3G में बैठे थे, आज हम 5G से 6G की तरफ जा रहे हैं। आज कितने बच्चों को ये रोजगार मिला होगा, और आज ऑनलाइन रियल टाइम जो ट्रांजैक्शन है 48% वर्ल्ड की भारत का हो रही है। हम सेल्फ रिलायंट की तरफ जाएं, हम यानी कि कुल मिलाकर 2030 तक जो लक्ष्य है वो पूरे प्राप्त हो जाएंगे, हम ये मान के चलते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जब पिछली सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, तो वो 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, तो हम 11वें नंबर पे थे, तो 11वें भी न रहे। हमने 14 में नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में हमने कमाल संभाली, तो हम 11वें से 5वें नंबर पे गए। तो अभी हम 3रे नंबर की वो इकोनॉमी बनेंगे, माइशत बनेंगे। जिसने हम पे 200 साल कब्जा करा, उससे भी हम आगे चले गए हैं। ठीक है, चलिए, मतलब कुल मिलाकर लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाएगी। और मान के चलते, पहले से ही मैं आपको बधाई देती हूँ कि बिल्कुल आपकी सरकार जो है इसी तरह से अपने काम को करते रहे और लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। जी दामिनी, आखिरी सवाल से हम पूछना चाहूंगी सर से। सर ने एक चीज कही थी कि सेल्फ रियलाइजेशन और खुद इन चीजों को ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि खुद का टैलेंट क्या, उस हिसाब से हम आगे बढ़े, है ना। आपने एग्जांपल्स भी दिया साइंस फील्ड का, जर्नलिज्म का। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 2030 के भारत में आपका सर क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा? 2030 के बाद? जी सर, 2030 के लक्ष्यों को लेकर। 2030 मैंने कहा, मुझे तो 30 सेकंड का पता नहीं मैं हूँगा कि नहीं, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए। तो मैं 2030 की कैसे बात कर पाऊंगा, लेकिन मेरा ये है कि दिखेगा ना, कंट्रीब्यूशन ये भी रहता है। जैसे एक एग्जांपल सुनाता हूँ, प्रॉफिट इब्राहिम, जो ज़ियू के मुस्लिम भी उसको प्रॉफिट मानते हैं, ज़ियू के प्रॉफिट है, प्रॉफिट इब्राहिम। जब उनको आग में फेंका तो एक चिड़िया चून भर के पानी फेंक रही थी। अब चून में उसकी कितना पानी आएगा, लेकिन वो फेंक रही थी। अब देश में आप थोड़ा भी काम करिए, उसके लिए सिर्फ सोचिए, वो भी काम कंट्रीब्यूशन है।
कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। लेकिन सर आप इतने बड़े वरिष्ठ पद पे बैठे हुए हैं, आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा काउंट होगा ना। कंट्रीब्यूशन ये रहता है कि कम से कम आप कहीं बैठो, चौक में, टी स्टॉल पे, चौराहे पे, पगडंडी पे, किसी टूरिस्ट स्पॉट पे, किसी मेट्रो में, किसी जहाज में, तो हमें ये जरूर करना चाहिए कि मैं ऐसा काम करूं, मैं ऐसी पढ़ाई करूं, मैं ऐसा टैलेंट सीखूं जो 10 लोगों को रोजगार दे, मतलब मैं रोजगार देने वाला बनूं। करेक्ट। तो ये सोच की कंट्रीब्यूशन है कि जब हम ये कंट्रीब्यूशन करेंगे तो हमारे जितने माइंड है, हम ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास, वो ऑटोमेटिक ये काम करेगा कि मैं नौकरी के पीछे मत दौड़ूं कि मेरा जॉब लग गया तो मैं फिट हो गया। ये सोच बंद करने वाली बात है। ये सोचना है कि मैं कितने लोगों को रोजगार दे सकता हूँ, मैं ऐसा काम करूँ, ऐसा वेबसाइट करूँ। एक चीज है कि मान लीजिए आपके इर्द गिर्द, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आजू बाजू कुछ ऐसे लोग मिले और जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं होंगे, तो उनके लिए आप क्या कुछ कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम पॉलिटिक्स जैसे पेशे में हैं कि आपसे पहले मुझे और चैनल ने पकड़ा था, मैं बाहर से आया, मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, बट लगातार हमें, आप मोबाइल है, बट इतना हमारा लाइफ जो होता है एक हेक्टिक होता है, हेक्टिक के मतलब कुछ उसका भी प्लस रहता है। लेकिन क्या है कि मन में ये इच्छा है कि मैं ऐसी बस्तियों में जहाँ स्कूल ना हो, जहाँ बच्चे स्कूल ना जाएं, तो मैं टेम्पररी हट्स बना के, जहाँ टेम्पररी उनके लिए स्ट्रक्चर बना के उनको एटलीस्ट प्राइमरी तक, बिल्कुल, और उनको, वो मेरे मन में है। अभी मैं ड्रग्स पे काम करता हूँ, जो भी मुझे समय ड्रग्स के लिए अवेयरनेस करता हूँ कि ड्रग्स जो है ये इंसान की पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। और दूसरा, मोबाइल के जो बुरे असरात पड़ते हैं बच्चों पे आफ्टर कोरोना, मतलब उनको आप एक्सपोजर दे देंगे, 15-18 साल में वो बियर कर सकता है, वो 5 साल का नहीं कर सकता। जो 25 साल का उम्र में आप एक्सपोजर बियर करेंगे, वो आप 10 साल में करेंगे तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह से इसका पॉजिटिव, जो इसका नॉलेज है, जो इसका पॉजिटिव साइड है, उसको हम लाभ लें, और जो इसका नेगेटिव साइड है, क्योंकि ये बहुत बड़ी वर्ल्ड है, उस पे ना हमारा टाइम, हमारी एनर्जी, हमारा टैलेंट उस पे ना, इस तरह करके हम काम भी करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन वही होती है कि जब आप मैं से हम में आ गए, वो कंट्रीब्यूशन होगी आपकी। जैसे आपने सोचा मैं ठीक हो जाऊं, मेरा घर ठीक हो जाए, मेरे बच्चे ठीक हो जाए, मेरे माँ बाप ठीक हो जाए, मेरा भाई ठीक हो जाए, तो ये सोच से हमने हम ठीक हो जाए, हमारे बच्चे ठीक हो जाए, हमारे घर ठीक हो जाए, हमारे अड़ोस पड़ोस ठीक हो जाए, हम सब जब आप मैं से हम में आ गए, तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन है। सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, है ना? जो पीछे रह जा रहे हैं उनका भी हाथ पकड़ के उनको आगे लेके आना पड़ेगा। तो मैं समझा नहीं सवाल आपका। नहीं सर, आपने कहा कि मैं से अगर हम में आ जाए तो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो अगर हम के लिए ऐसा नहीं, हर कोई तो एक लेवल पे खड़ा नहीं है, कुछ लोग बहुत सक्षम है, कुछ लोग पीछे रह गए, तो जो लोग पीछे रह गए उनको भी तो आगे लेके आना। नहीं, मैंने अभी काम करने के लिए नहीं कहा, मैंने सोचने के लिए कहा। बिल्कुल, मतलब आपकी जो पहल आपने बताई, भाई से दूसरा बहन भाई भी अपना ही लगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो पहल का जिक्र किया है, जो कमाया, मतलब फॉर एग्जांपल मैं मेरा सैलरी आता है, तो मैं अपने बच्चे की एजुकेशन पे तो खर्चता हूँ ना, अगर वो छोटा होगा, या उसके खाने के लिए खर्चता हूँ, उसके कपड़े के लिए खर्चता हूँ। तो जब वही काम मैं दूसरे बच्चे के लिए करता हूँ, उसके खाने पे, उसके कपड़े के लिए, उसका अगर वो वाकई डिजर्व करता है, तो मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये मैं से हम में आने की सोच है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और आपकी पहल जो है, अगर आप ये सोच जो है हर एक नागरिक में आ गई, जो सक्षम नागरिक हैं देश के,
उनमें आ गई, तो ऑफ कोर्स ये 2030 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और काफी स्मूथली ये लक्ष्य जो है वो प्राप्त हो पाएंगे। आपकी पहल जो है वो ड्रग्स को लेकर काफी आकर्षित लगी। अगर आप उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो बहुत ही एक हावी सेक्शन हो चुका था, युवा इसमें सबसे ज्यादा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अगर आपकी पहल है और ये कायम होती है, यानी कि अगर इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो बहुत ही अच्छी पहल है आपकी। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई, काफी अच्छे सपने हैं आपके भारत देश को लेकर। उम्मीद करती हूँ कि आपके सपने जल्द ही पूरे हों। और अभी से जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसको लेकर मैं अभी से आपको ढेर सारी बधाइयां देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातें करने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।